दोस्तों नेक्स्ट अपना इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है दैट इज फेडरल रिलेशंस। देखो फेडरल रिलेशंस को समझने से पहले हमें थोड़ा सा फेडरलिज्म के बारे में समझना जरूरी है। वो समझ में आ जाएगा तब हमें समझना होगा कि हाँ एक्चुअल में क्या रिलेशनशिप है। देखो फेडरलिज्म का मतलब ये होता है ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें आपके पास में दो या दो से ज़्यादा आपके पास में गवर्नमेंट लेवल्स अवेलेबल हो। जैसे हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो ये एक तरीका कहीं ना कहीं हमें शो करता है कि हाँ हमारे फेडरल स्ट्रक्चर चलती है। बट थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझना होगा कि जो फेडरल सिस्टम है जिसमें एक चीज़ हमेशा देखी जाती है, ज़्यादातर जब वर्ड फेडरल आता है तो उसमें देखा जाता है कि स्टेट्स है ना वो ज़्यादा पावरफुल हुआ करते हैं सेंट्रल के कंपैरिजन में, या फिर ये कहो स्टेट्स के पास में ज़्यादा अथॉरिटी होती है। बट हमारे देश की बात करें ना तो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा अथॉरिटी एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इस रिलेशनशिप में सेंटर और स्टेट के बीच में जो दो लेवल हमने बना दिए, इस रिलेशनशिप को प्रॉपरली चलाने के लिए नो डाउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर रखा है ना, जिसमें हमें पता है कि हमारे 3 लिस्ट अवेलेबल है। लिस्ट फर्स्ट है दैट इज यूनियन लिस्ट, जिसमें एक्सक्लूसिवली यूनियन गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट जो है वो अपने हिसाब से कानून या काम चलाती है या काम करती है। और सेकंड लिस्ट है दैट इज स्टेट लिस्ट, जिसमें मोर और लेस स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्सक्लूसिवली अपने हिसाब से काम करती है। बट हाँ अंडर सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। बट मोर और लेस अगर नॉर्मल परिस्थितियां चल रही हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सेकंड लिस्ट के ऊपर काम करती है, जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और फिर थर्ड लिस्ट आ जाती है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। वहां पर आप देखोगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो काम करती हैं जो भी सब्जेक्ट मेंशन्ड है उनमें। तो उनमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी बने रहते हैं कि भाई किसका ये ज्यूरिसडिक्शन है, कौन कानून बना सकता है कौन नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एज पर द सेंसिटिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट्स को आपने इन 3 लिस्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ना आए। कहने का मतलब सही तरीके से चलाने की व्यवस्था कर दी। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब फेडरल सिस्टम की हम बात करते हैं तो 2 तरीके से फेडरल सिस्टम जो है वो क्रिएट होता है। एक तो होता है आपका कमिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट, एक होता है आपका होल्डिंग टुगेदर का। कमिंग टुगेदर का तो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए का, जहां पर शुरुआत में जो 13 कॉलोनीज थी वो साथ आकर के डिसाइड करती हैं कि भाई हमें तो साथ रहना चाहिए, अदरवाइज हम कमजोर रहेंगे, बाहर से कोई अटैक कर देगा, हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो कमिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट है। वहीं पर इंडिया की हम बात करें तो पहले हमने अपने आप को इंटीग्रेट किया था सरदार पटेल जी की लीडरशिप में, और फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए हमने अपने आप को इंटरनली स्टेट्स में और यूटीज में कॉन्स्टिट्यूट किया। दैट मीन्स हमने पहले खुद को बनाया और फिर उसके बाद में स्टेट्स बनाए। ऐसे में आप देखोगे कि जहां पर इनिशिएटिव लिया गया है जिस गवर्नमेंट के द्वारा, वो अपने हाथ में ज्यादा पावर रखेगी। यहां पर आप देखिए यूएसए के केस में इनिशिएटिव किसने लिया? वो 13 कॉलोनीज ने, और आज तो 50 स्टेट्स हो चुके हैं ओवरऑल। तो उन 13 कॉलोनीज ने जब इनिशिएटिव लिया तो ज्यादा पावर अपने पास में रखेंगी या नई जो गवर्नमेंट बन रही है उसके हाथ में? देखो खुद के हाथ में। तो आपको जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा तो ज्यादातर जो आप कह सकते हो इश्यूज पे वहां पर जो कानूनी या सिस्टम चलेगा तो वो मोरलेस स्टेट्स के अकॉर्डिंग चलता है ज्यादा, ठीक है। और वहीं पर इंडिया की हम बात करें तो देखो हमारे पहले पूरी यूनियन बनाई गई, पूरा इंटीग्रेट किया गया इंडिया को, और फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए हमने इंडिया को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट किया, या फिर कहते हैं ना कि डीलिमिट किया, अलग अलग लाइनें बनाई, अलग अलग स्टेट्स बनाए या रीऑर्गेनाइज किया। तो कहने का मतलब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के आधार पर यह काम हो रहा है। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म वाले सिस्टम पे रन होता है, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ज्यादा पावरफुल दिखेगी, जो कि हमने 7th शेड्यूल के बारे में डिस्कशन किया तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। और वैसे भी मोटी मोटी बात करें तो अभी हम जो पॉइंट्स उठाएंगे वो करंट अफेयर के हैं, तो स्टैटिक आपका थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा ही। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं फेडरल रिलेशनशिप में फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू तमिलनाडु केस। देखो तमिलनाडु में जो गवर्नर है RN रवि जी, उनका और तमिलनाडु की जो सरकार है MK स्टालिन गवर्नमेंट, DMK की सरकार चल रही है, इनका रिलेशन थोड़ा सा देखो ऊंचा नीचा चलता रहता है। वैसे एक चीज हमेशा ध्यान रखें आप कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो देखो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अब गवर्नर का देखो कोई इलेक्शन तो होता नहीं है, और प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाई प्राइम मिनिस्टर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी एड एंड एडवाइस के आधार पर अपॉइंटमेंट करते हैं। अब सीधी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट अभी किसकी चल रही है? बीजेपी की। और स्टेट में अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो DMK की सरकार है। तो पार्लियामेंट के हिसाब से अगर देखिए लोकसभा में पर्टिकुलरली
तो बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है और डीएमके ऑपोजिशन में बैठती है। अब आप देखो कि तमिलनाडु के गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे? उन इंडिविजुअल्स को जो कि मोर और लेस कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर अपॉइंट हुए हैं। तो इस वजह से एक ही स्टेट में सरकार चल रही है ओपोजिशन की, और गवर्नर जो है वो अपॉइंट हो रहे हैं रूलिंग पार्टी के द्वारा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू अड़ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो डिफरेंट कमीशंस आ चुके हैं, जैसे सरकारिया कमीशन है, पुंची कमीशन है। ये इन्होंने कई बार अपनी तरफ से कह दिया है कि जी आप गवर्नर की अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल एस्पेक्ट को मत ऐड करो, पर फिर भी देखो, एक होता है ना कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ज़माने की जो लीनियज है वो मोर और लेस चलती रहती है। ये एलिगेशन भी लगते हैं कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो मोर और लेस अंग्रेजों के हिसाब से हमने फॉलो किया। अंग्रेजों ने भी अलग अलग अपनी ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थी वहाँ पर अपने गवर्नर इसलिए बिठा रखे थे कि वो जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नर जनरल है या फिर वॉइस रॉय वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो बोलो वही चीज़ यहाँ पर हमने भी कंटिन्यू की। बट एक चीज़ देखी जाए ना, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस समय हमारे सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज आया था, वो था कि कहीं हमारे ज़्यादा टुकड़े ना हो जाए। तो टुकड़े ना हो तो उसके लिए हम कैसे करें? भाई सीधी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने एजेंट्स छोड़ने पड़ेंगे, और मोर और लेस गवर्नर जो है उनके ऊपर ये एलिगेशन लगते रहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि अभी जैसे ही सेशन असेंबली का स्टार्ट होता है तमिलनाडु में, और वहाँ पर आर्टिकल 176 के तहत वहाँ के गवर्नर जो हैं वो अपना एक स्पीच डिलीवर करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जब भी अपनी कोई ड्यूटी या पावर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसके लिए उनके पास में आर्टिकल 163 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, जिसके लीडर होते हैं चीफ मिनिस्टर। उनके द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, एड एंड एडवाइस दी जाती है, मोर और लेस गवर्नर उस चीज़ को फॉलो करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि गवर्नर के पास में एक कहते हैं ना कि एक बार सस्पेंड करने का एक ऑप्शन रहता है कि भाई, या फिर रिकंसिडर करने का एक ऑप्शन रहता है, ज़्यादा इफेक्टिवली बोले कि गवर्नर ये बोल दे कि आप जो मुझे एड एंड एडवाइस दे रहे हो एक बार प्लीज उसको रिकंसिडर करिए, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। बट अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाई चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वही रिकमेंडेशन दे दी तो मोर और लेस गवर्नर को वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि आर्टिकल 176 के तहत गवर्नर जो है वो स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं तमिलनाडु की असेंबली में, और वो स्पीच किसने दिया? स्पीच एक्चुअल में ड्राफ्ट किया, तैयार किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर के द्वारा दी हुई रिपोर्ट को या उस स्पीच को वहां पर डिलीवर करना था। बट एक्चुअल में आर एन रवि जी ने क्या कर दिया, उस स्पीच में वो बातें कहीं जो उनको ठीक लगी, अदरवाइज उन्होंने बातों को एलिमिनेट कर दिया, और इस बात को लेकर के गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एलिगेशन लगातार लगते रहते हैं कि भाई गवर्नर जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, और गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर गवर्नर उस स्पीच में से जो दिया गया था उनको खुद से अगर हटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मनमानी कर ली, डिस्क्रिशन का यूज़ कर लिया। जबकि डिस्क्रिशन जो है वो गवर्नर की कहीं ना कहीं एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन अवेलेबल है और कई सिचुएशनल डिस्क्रिशन अवेलेबल है। जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है वहाँ की विधानसभा में, फिर गवर्नर वहाँ पर डिस्क्रिशन यूज़ करेंगे, तो देखो वो चीज़ कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की हम बात करें ना, मानो कि किसी बिल को यूं लगे कि मान लो कि असेंबली ने बिल पारित कर दिया, ठीक है, विधानसभा ने बिल पारित कर दिया, और गवर्नर को लगता है कि यार इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं, वो हो सकता है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट के हाई कोर्ट के खिलाफ में कुछ ऐसा बिल लाया जा रहा है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कंसिडर करते हुए उनको लगे कि यार ये बिल तो जो है कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में, तो गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए कि मैं प्रेसिडेंट साहब से कंसल्ट करूंगा भाई, क्योंकि यहां पर अगर स्टेट लेवल पे कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी होती है हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते, अगर तमिलनाडु का केस उठाएं तो ऐसे में प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के लिए रिजर्व रख सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल कभी इंप्लीमेंट करना हो, जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है कि भाई गवर्नर जो हैं उनको अगर पूरे अपने राज्य की, जो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, उस राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और आर्टिकल 365 के तहत उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, लगा कि भाई बात ऐसी है कि मामला गड़बड़ चल रहा है स्टेट में, तो आर्टिकल 365 के तहत वो प्रेसिडेंट के पास में एक रिपोर्ट भेज देंगे,
और रिपोर्ट में क्या ब्यौरा देंगे कि मेरे स्टेट में ऐसा ऐसा हो रहा है, सरकार जो है बहुत लापरवाही कर रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है स्टेट की वो। तो ऐसे में आर्टिकल 356 के तहत फिर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाएगा उस रिपोर्ट के आधार पर। तो ये गवर्नर की डिस्क्रिप्शन पे चलता है। एक होता है कि गवर्नर, मान लो कोई गवर्नर है फॉर एग्जांपल गुजरात के, तो गुजरात के गवर्नर को अगर दमन दीव, दादरा नगर हवेली दमन दीव का जो यूटी है उसके एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी अगर एडिशनल एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो भी फिर वो वहां पर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं कि हाँ जी प्रेसिडेंट के बीच में, प्रेसिडेंट और वो यूटी दोनों के बीच में एक लिंक का काम कर जाएंगे। तो वहां पर थोड़ा वो एडवाइस देना या वो अपनी मन की कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, वहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, जिन यूटीज की हम अभी बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। वहीं सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी गवर्नर के पास अवेलेबल, डिस्क्रिशन मतलब अपनी मन की करे या अपने दिमाग से करे, तो उसमें सिचुएशनल डिस्क्रिशन में आपके पास में अवेलेबल हो जाती है। मान लो इलेक्शन हो गए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, ध्यान रखें क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, तो फिर वो अपने हिसाब से किसी भी लीडर को बुला करके जिसमें ये लगे क्षमता कि यार ये डिसाइड, ये मेजोरिटी साबित कर सकता है, ये सरकार बना सकता है, तो उसको बुला करके बोल देंगे, तो वो डिसीजन किसका हुआ? गवर्नर का हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई सरकार बन गई है ना, और सरकार बनने के बाद में यूं पता पड़ा कि सरकार बन गई, कुछ दिन चली, बट कुछ एमएलएस ने ये डिसाइड कर लिया कि हम तो सरकार से बाहर निकलने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार गिरने के चांसेस आ गया। अब अगर माइनॉरिटी में कोई गवर्नमेंट चली गई ना, तो उस टाइम पर असेंबली को या फिर उस गवर्नमेंट को डिसमिस करना, ये कहीं ना कहीं गवर्नर का खुद का डिस्क्रिशन रहता है, क्योंकि सीधी बात है, जब तक किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले या फिर ये कहें कि एक से ज़्यादा पार्टीज मिलकर के कॉलिशन करके अगर सरकार नहीं बना रही हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में देखो गवर्नर ज़्यादा देर इंतजार नहीं करते, फिर वो सोचते हैं कि सरकार बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो फिर री इलेक्शन कराते हैं, फिर नई असेंबली आएगी तो नए में देखेंगे, राइट। इसके अलावा अगर क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आ रही तो री इलेक्शन के लिए असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के गवर्नर के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। बट जब हम आर्टिकल हम जो स्पीच डिलीवरी की बात कर रहे हैं आर्टिकल 176 की, तो उसमें तो गवर्नर जो है वो एक प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाई चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो एडवाइस दी जा रही है उसको फॉलो करते हुए अपना जो एक कह सकते हैं कि जो स्पीच है वो डिलीवर करे, उसमें अपने हिसाब से मन में आए जो चीज़ें डिलीट नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया। तो कहने का मतलब गवर्नर के तौर पे अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आप उस टाइम पर देखा जाएगा कि आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल, सिचुएशनल या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कौन सी चीज़ है जिसके आधार पर अब आपको काम करना है। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है ना, इसका मतलब सरकार एकदम प्रॉपरली बनी हुई है, तो भैया जो सरकार की तरफ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाई चीफ मिनिस्टर कुछ भी एड एंड एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको वो चीज़ करनी रहती है, ठीक है। रिकंसिडरेशन की बात मैंने बोल दी, एक बार रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हो, बट यस आप उससे फिर बाउंड हो जाओगे, फिर वो जो रिकंसिडरेशन के बाद में दोबारा से आपके पास में कोई एडवाइस आ रही है तो आपको मानना होता है। ये मोर और लेस यूके और इंडिया में जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं ना, तो उसमें मोर और लेस ये सिस्टम कंटिन्यू रहता है, चाहे फिर वो यूके का किंग हो, इंडिया का प्रेसिडेंट हो या स्टेट में गवर्नर हो, वो एग्जैक्ट वो का वो टेक्स्ट रीड करते हैं या वो का वो टेक्स्ट अपनी स्पीच में यूज करते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाई पीएम या लेड बाई सीएम दिया जाता है रिस्पेक्टिवली। आई बात समझ में? इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में नो डाउट आपके पास में हो सकता है कि आपके पास आर्ग्यूमेंट आए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बाइंडिंग की कोई बात नहीं है स्पीच से रिलेटेड, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, और जब कभी भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी इनके बीच में कभी कोई डिस्प्यूट आता है और उस डिस्प्यूट को सेटल करने में अगर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं मिलता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस देखे जाते हैं कि अभी तक संवैधानिक आधार पर कौन से तरीके से काम किया गया है। तो इस तरीके से गवर्नर को जो है वो मोर और लेस वो बातें माननी चाहिए जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाई चीफ मिनिस्टर के द्वारा असिस्टेंस के तौर पे दी गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दो इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट भी यहाँ पर हमें कंसिडर करने हैं। एक तो नबम रेबिया 2016 का अरुणाचल प्रदेश का केस है, जिसमें सीधा ये कहा हुआ आर्टिकल 163 का कि भाई एड एंड एडवाइस के आधार पर काम करोगे आप, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गवर्नर वहाँ पर जनरल सर्कमस्टांसेस में डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा शमशेर सिंह केस है 1974 का, उसमें यह कहा है कि प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे और गवर्नर स्टेट लेवल पे अपनी जो कोई भी एक्शन अगर गवर्नर के होने के नाते अगर वो कुछ करते हैं, तो भैया
वही बात अगेन, एडवाइस लेनी पड़ेगी मिनिस्टर्स की। लीड कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर। हाँ, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर सिचुएशनल सर्कमस्टांस बन रही है तो एक बात अलग है, अदरवाइज गवर्नर को बात माननी है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाई चीफ मिनिस्टर के द्वारा बोली गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एक चीज़ ध्यान रखें, आज का ये जो आपका ये सामने जो पोर्शन आ रहा है ना, इसमें मोर और लेस हमारा फोकस गवर्नर पे रहने वाला, क्योंकि गवर्नर का रोल है ना वो एक कड़ी का है सेंट्रल और स्टेट लेवल के बीच में। और जब दो पार्टी अलग अलग जगह पे रूल कर रही है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, तो देखो फिर गवर्नर का रोल और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट गवर्नर की बात आ गई प्रॉपर। क्या है मुद्दा वो देखते हैं। मुद्दा ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हुआ था, जिसमें ऑलरेडी एक सरकार चल रही थी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, और उनको सपोर्ट मिला हुआ था नेशनल कांग्रेस पार्टी का और प्लस में मिला हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब होता क्या है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक ग्रुप निकलता है एकनाथ शिंदे जी का, और वो डिसाइड करता है कि भाई हम तो सेपरेट हो रहे हैं। अब कुल मिलाकर के बात क्या आती है कि उस टाइम पर जब वो स्टेटमेंट्स आए थे ना शुरू में कि भाई हम तो सरकार से बाहर निकल रहे हैं, ओके, तो इस बात को लेकर के महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये कहा कि भाई बात ऐसी है कि हमें एक फ्लोर टेस्ट करा लेना चाहिए। तो इस बात को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में जाया गया कि भाई फ्लोर टेस्ट बार बार रिपीटेडली कराना ठीक बात है क्या, इस तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दे दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई भी डिसेंटिंग रिमार्क दे रहा है या फिर सरकार गिराने का थ्रेट दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार ही फ्लोर टेस्ट कराते रहोगे। फ्लोर टेस्ट का मतलब सिंपल सा होता है कि आप जितने भी एमएलएज उस टाइम पर पर्टिकुलर हाउस में प्रेजेंट है, विधानसभा में प्रेजेंट है, उनकी मेजोरिटी देखते हो कि हाँ भाई उनके द्वारा वोटिंग करवाई जाएगी, जितने प्रेजेंट हैं, जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 50% और +1 उनके पास में है कि नहीं। फ्लोर टेस्ट का मतलब ये हो जाता है। तो कहने का मतलब क्लियर एक मेजोरिटी साबित करने का एक सिस्टम ये आ जाता है। तो इस बात को कह दिया, बोले कि हर चीज में छोटी छोटी चीजों के लिए गवर्नर को फ्लोर टेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। इससे संबंधित अगेन दो केसेस हैं, एक तो वही नबम रेबिया केस 2016 वाला जो कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस किया, अरुणाचल प्रदेश वाला, और एक है शिवराज सिंह चौहान केस 2020। तो नबम रेबिया केस में एक और पॉइंट क्या एडिशन किया गया कि बात ऐसी है कि कभी भी किसी भी हाउस की मीटिंग को अगर समन किया जाए, मतलब जो एमएलएज हैं उनको बुलाया जाए कि आओ आप आओ मीटिंग करनी है या फिर सेशन स्टार्ट करना है, तो ये गवर्नर जो है ना वो नो डाउट उस हाउस की मीटिंग बुला सकते हैं क्योंकि उन्हीं के पास में ये पावर है। बट ये जनरल सर्कमस्टांसेस में यहां पर गवर्नर डिस्क्रिशन यूज नहीं करेंगे। मैंने फिर से बताया आर्टिकल 163 आ जाएगा यहां पर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर, उसकी एड एंड एडवाइस के आधार पर गवर्नर वो काम करेंगे। ध्यान रखें आप ये बात। दूसरी चीज, शिवराज सिंह चौहान केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्लोर टेस्ट की अगर बात करें और हाउस की मीटिंग ऑलरेडी चल रही है तो हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्लोर टेस्ट वहां पर गवर्नर नहीं करा सकते, वहां पर फ्लोर टेस्ट करेंगे स्पीकर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई 2020 में। ध्यान से समझना कि आप फ्लोर टेस्ट कराने के दो तरीके, मतलब फ्लोर टेस्ट का मतलब हो गया कि आप हाउस में ये मेजोरिटी साबित करवाना चाह रहे हो कि किसके पास में ज्यादा सपोर्ट है। तो उस चीज के लिए बोला है आपके पास में अगर हाउस की मीटिंग ऑलरेडी चल रही है, उस टाइम पर फ्लोर टेस्ट की डिमांड आ रही है, तो वो डिसीजन स्पीकर का होगा, विधानसभा स्पीकर का। ठीक है। और अगर हाउस की मीटिंग नहीं चल रही, फिर नौबत आ रही है कि फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए क्योंकि सरकार जाने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तब देखो डिसीजन गवर्नर का आ जाता है। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि हाउस की मीटिंग चल रही है या नहीं चल रही, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 174 है ना, वो स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस के बारे में बोलता है, 2 सेशंस के बीच में गैप के बारे में बोलता है, और कब एक विधानसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व का तो सिंपल सा सिस्टम आपको ध्यान ही होगा कि जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा मेजोरिटी साबित करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और गवर्नर भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के बड़े अनसेटल्ड फील कर रहे हैं कि भाई सरकार ही नहीं बन रही है तो क्या करें, बोला री इलेक्शन करा दो, डिसॉल्व करो असेंबली को। ठीक है, तो वो एक केस बनता है। तो ये सारा डिसीजन मोर और लेस किसका हो रहा है, गवर्नर का, आर्टिकल 174 में। पर अगर प्रॉपर गवर्नमेंट है ना, अगेन ध्यान रखना, जनरल सर्कमस्टेंस, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये चीजें इतनी माइन्यूट है, जब तक दिमाग में सेट नहीं होगी पॉलिटी के क्वेश्चन एकदम बेसिक से बिल्कुल गलत हो जाते हैं फिर वो। ठीक है, इसलिए आप सुनोगे कि बहुत चीजें मैं कुछ बेसिक्स को तो बार बार एकदम घोट दूंगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है ना। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। सो द पॉइंट इज कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गवर्नर जो है वो समन कर लेंगे, और
अगर 5 साल कंप्लीट हो गए तो चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस देगी कि भाई अब 5 साल कंप्लीट हो गए, चुनाव कराने का टाइम आ गया, डिसॉल्व कर दो असेंबली को, तो वो भी उस हिसाब से हो जाएगा। और अगर एक सेशन को रोक करके दूसरे सेशन की तरफ जाना है तो वो भी कहीं ना कहीं गवर्नर कर सकते हैं। एक चीज आपको मैंने पहले ही बता दी, हमने प्रीवियस डिस्कशन में कर लिया है कि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब साल में कम से कम 2 सेशंस तो कंडक्ट होते ही हैं अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेट लेवल पे। जैसे कि 3 सेशन जैसे पार्लियामेंट के होते हैं, एग्जैक्टली वैसे स्टेट लेवल पे होते हैं। साल का शुरुआत बजट से, फिर उसके बाद में मॉनसून सेशन, फिर उसके बाद में विंटर सेशन। उसके अलावा अगर कोई स्पेशल सेशन बुलाना पड़े तो वो भी बुलाया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। बट अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 172 क्लॉज बी क्या आर्टिकल 172 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी ये क्या कह रहा है कि देखो गवर्नर को ये पूरी अथॉरिटी है कि वो अपनी विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, पर अगर वहां पर प्रॉपर मैनर में गवर्नमेंट काम कर रही है तो ध्यान रखें उनकी एड एंड एडवाइस के आधार पर। और अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रॉपरली बन ही नहीं पा रही है, तब गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। इसको हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था? सिचुएशनल डिस्क्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिकल 174 में ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। फिर बात आती है आर्टिकल 175 की। देखो आर्टिकल 175 में आपके पास में क्लॉज 1 है ना, वो तो मोर और लेस गवर्नर के एड्रेस से संबंधित बात बोलता है कि असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है एक किसी राज्य में, तो विधानसभा को एड्रेस करेंगे, ठीक है, या फिर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो दोनों को एड्रेस करेंगे, राइट। और दूसरा जो क्लॉज है आर्टिकल 175 का क्लॉज 2 है, उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये प्रोविजन है कि गवर्नर जो है वो हाउस की मीटिंग बुलवा सकते हैं अगर फ्लोर टेस्ट की जरूरत पड़ रही है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मीटिंग ऑलरेडी चल रही है या सेशन ऑलरेडी चल रहा है तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं होगा, होगा तो वो करवाएंगे। और अगर वहां पर ये सेशन नहीं चल रहा है तो उस टाइम पर गवर्नर जो है ना वो बुलाएंगे सेशन को, क्योंकि सेशन को समन करने की पावर किसके पास में है? गवर्नर के पास में, कि हाँ जी एमएलएज आ जाओ मीटिंग कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। और आर्टिकल 163 में जो गवर्नर के पास में काम करने का तरीका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर, वो तो चलेगा ही। प्लस आपको ये ध्यान रख लेना है कि जब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पावर में प्रॉपर नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो उस टाइम पर गवर्नर डिस्क्रिशनली अपने लेवल पे काम करेंगे। तो इस तरीके की बात यहां पर कही गई इस पर्टिकुलर इशू में, ठीक है, ध्यान रखना आपने को इस बारे में। फिर आ जाता है आपका आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 देखो स्टेटमेंट सीधा देता है कि अगर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल पारित किया जाता है, वो अगर गवर्नर के पास जाए तो गवर्नर के पास में मोर और लेस 4 ऑप्शन रहते हैं कि उस पर्टिकुलर पारित होए हुए बिल के ऊपर एक्शन लिया जाए। जिनमें एक तो क्या है कि हाँ जी एसेंट दे दी, साइन कर दिया, बिल पारित होकर के साइन होते ही एक्ट बन गया, चलो जी ठीक है। दूसरा तरीका है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले उस बिल को। रिजर्व किस केस में करेंगे? मानो बिल में कुछ ऐसे मुद्दे आ गए, ये गवर्नर जो प्रेसिडेंट के लिए रोक रहे हैं ना, ये अपनी खुद की डिस्क्रिशन के हिसाब से कर सकते हैं, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। इसमें गवर्नर को ये लग रहा है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट में कुछ किया जा रहा है, या कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ में है, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा है, तो उस मुद्दे को उठा करके सीधा वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तीसरा उनके पास ऑप्शन क्या आ जाता है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि भाई एक बार दोबारा देखो यार। पर एक चीज है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने वहां की विधान सभा, विधान परिषद जो भी है आपके पास में, उन्होंने उस बिल को एज इट इज या गवर्नर जो बात बोली उसको मानते हुए बिल को पारित किया और दोबारा गवर्नर के पास चला गया, तो अब गवर्नर को एसेंट देनी पड़ेगी। और चौथा ऑप्शन गवर्नर के पास होता है विद होल्ड एसेंट। इसका मतलब ना तो उन्होंने बिल को साइन किया, ना प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया, बस रोक लिया उसको अपने पास में। ये जनरली अवॉइड करने की बात की जाती है कि भाई इन चीजों को आप बहुत रेयरली यूज करो। जब गवर्नर साहब को ये लगे ना कि हाँ बहुत ही ग्रेव सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी अगर वो बिल एक्ट बन गया, तो गवर्नर उसको अपने लेवल पे होल्ड कर सकते हैं, ये पावर भी उनके पास में अवेलेबल है। बट इसको अगेन वही बात, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में यूज
किया जाता है। अब देखो बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मुद्दा गया कि गवर्नर को क्या करना चाहिए अगर वो एसेंट होल्ड करना चाहते हैं, अपनी अप्रूवल नहीं देना चाहते, तो बोलो उनको आर्टिकल 200 को फॉलो करना चाहिए, जिसमें उनके पास में 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक तो विद होल्ड वाला तो चलो है ही, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड पे भी वो रिलाई अगर करते हैं तो भी काम आसानी से हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि गवर्नर अगर अपनी एसेंट को विद होल्ड कर रहे हैं, बिल को अपने पास में होल्ड कर रहे हैं कि आज ही कुछ नहीं होगा बिल पे आगे, तो ये चीज कहीं ना कहीं आगे फिर अनसर्टेनिटी का सिचुएशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, गवर्नर चाहे तो उस बिल में चेंजेस लाने की बात कर सकते हैं, है ना। अल्टीमेट फाइनल डिसीजन फिर किसका होगा? अगर गवर्नर ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज दिया, है ना, लेजिस्लेचर के पास में, और दोबारा वो बिल पारित होकर के आ गया, तो फिर गवर्नर को एसेंट देनी ही होती है। आर्टिकल 200 क्या कहता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये हमें एकदम से ध्यान रख लेना है। और आर्टिकल 200 में ये जो प्रेसिडेंट के लिए जो रिजर्वेशन की बात हो रही है कि हाँ जी प्रेसिडेंट साहब से हम पूछेंगे फिर आगे की बात होगी, फिर आप देखो आर्टिकल 201 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। आर्टिकल 201 क्या कहता है कि अगर स्टेट के हाई कोर्ट के राइट्स का अगर ब्रीच हो रहा है तो वहां पर प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है, या फिर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब कॉन्करेंट लिस्ट मैंने बताया आपको लिस्ट 3rd होती है, और उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों उस पर कानून बना सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई मुद्दा ऐसा लगा कि यार ये मामला तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन में जाना चाहिए, तो भी गवर्नर आर्टिकल 201 के तहत उसको प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं कि भी आप देखो इसमें ये सब ठीक तो है या कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नर साहब को एक तरीके से आप कह सकते हो कि काम करने का जो तरीका है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरीके से गाइड किया गया। फिर बात आ जाती है एक और गवर्नर से रिलेटेड ही मुद्दा, वो था केरला में। ठीक है, केरला के जो गवर्नर हैं उनकी पावर्स को रिड्यूस करने की कोशिश, अभी तक तो हमने क्या देखा कि गवर्नर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उल्टा केस है। उल्टा केस क्या है कि केरला सरकार जो अभी प्रोबेबली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM की रूलिंग चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पर जो गवर्नर अगेन CPIM ऑपोजिशन की पार्टी है सेंट्रल लेवल की, अगर बात करें पार्लियामेंट लोकसभा में, तो यहाँ पर भी वही कॉन्फ्लिक्ट है। अब क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर जो है केरला में, उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि गवर्नर की जो पोजीशन है, जो कि नॉर्मली ये देखी जाती है कि हाँ भाई जो भी गवर्नर बनेगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी यूनिवर्सिटी का एक्स ऑफिशियो चांसलर बन जाएगा। ठीक है, और एक्स ऑफिशियो चांसलर का मतलब क्या हो गया कि जो भी गवर्नर बनेगा ना वो ऑटोमेटिकली वहां की यूनिवर्सिटीज का चांसलर भी बन जाएगा। अब इस चीज को वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर के द्वारा कोशिश ये किया जाता है कि गवर्नर की इस पोजीशन को थोड़ा सा कमजोर किया जाए। अब इस बात को जब कमजोर करने की कोशिश की गई तो ऐसे में मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया जी एक चीज हमें अच्छे से समझ लेनी है कि गवर्नर जब गवर्नर के तरीके से काम करें तब तो देखो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के हिसाब से काम करवाओ, वो जरूरी है और वो होना भी चाहिए। बट जब गवर्नर यहां पर चांसलर के तौर पे काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के, तो वहां पर फिर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की उनको कोई जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ऑप्शंस में मिल सकता है। ध्यान रखना कि गवर्नर जब चांसलर के तौर पे काम कर रहे हैं तो वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की वहां पर जरूरत नहीं है। आर्टिकल 163 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहां पर, राइट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चांसलर के तौर पे अगर वो काम कर रहे हैं तो वो अपने डिस्क्रिशन पे करेंगे, अपने दिमाग से काम करेंगे। तो ये चीज जो है एकदम क्लियर यहां पर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये भी कहीं ना कहीं स्टेट सेंटर रिलेशन में गवर्नर की जो पोजीशन को लेकर के एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना आर्टिकल आ जाता है जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। देखो होता क्या है, रिसेंटली लोकसभा के द्वारा एक फाइनेंस बिल को पारित किया जाता है, और उस फाइनेंस बिल में ये प्रोविजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो जीएसटी का हिस्सेदारी बंटती है तो उसको लेकर के कई बार डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। तो क्यों ना एक जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए,
जिसका आप कह सकते हो कि मेन बेंच है वो तो देखो दिल्ली में बनेगी नेशनल लेवल की, और बाकी जो है वो रीजनल बेंचेज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी। तो ऐसे में अभी रिसेंट टाइम में इसके बाद में इस बिल के पारित होने के बाद में फिर डेवलपमेंट्स ये आते हैं कि 31 रीजनल बेंचेस का एक अप्रूवल भी आ जाता है कि हाँ भाई अलग अलग स्टेट्स में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे। अब आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में 3 तरीके के जीएसटी की हम बात करते हैं। एक तो स्टेट जीएसटी जो स्टेट के हिस्से की होती है मोर और लेस, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्लस आईजीएसटी जो कि इंटीग्रेटेड है जिसमें से हिस्सा दोनों के बीच में बांटा जाता है। तो कई बार क्या होता है सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, कई बार 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, क्योंकि जीएसटी में एक स्टेट के द्वारा कोई माल सप्लाई किया जा रहा है तो दूसरे स्टेट तक जब तक वो माल नहीं पहुंच जाता तो उसके बीच का जो प्रोसेस है उसमें जीएसटी के जो डिफरेंट लेवल्स आ रहे हैं वहां पर भी कई बार लेन देन में और सेटलमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो वैसे देखा जाए तो जीएसटी किससे रिलेटेड कोई भी मुद्दा अगर है तो उसमें अपील के लिए प्रोविजन ऑलरेडी है जीएसटी एक्ट के अंडर में, जिसके तहत जीएसटी अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर रखी हैं, जीएसटी अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं। बट कई बार क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट आ जाता है ना, तो उसको एडजुडिकेट करने के लिए अथॉरिटीज़ एडिक्वेट नहीं होती, तो उन चीज़ों को सेटल करने के लिए जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। दूसरा कि जो जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनके द्वारा अगर कोई जजमेंट या कोई भी आउटपुट दे दिया गया है तो अब आप देखोगे कि उन अथॉरिटीज़ के खिलाफ में भी अगर एक पार्टी खुश है दूसरी पार्टी नाराज़ है तो हम अपील करने का एक ऑप्शन तो रहना ही चाहिए ना। तो ऐसे में आप अपील कर सकते हो उस जीएसटी अथॉरिटी के जो भी जजमेंट है उसके खिलाफ में सीजीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने। तो कहने का मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन में अगर सेंटर स्टेट जीएसटी डिस्प्यूट अगर है तो डायरेक्टली आप अपील कर सकते हो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और अगर जीएसटी अथॉरिटी जो है उसके वर्डिक्ट के खिलाफ में अगर अपील करनी है तो आप सेकंड अपील कर सकते हो यहां पर। तो इस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो मोरलेस मेन टारगेट ये है कि देश के अंदर जो टैक्स सिस्टम है उसमें एक सेटलमेंट लाया जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है इस पर्टिकुलर बिल के फाइनेंस बिल के थ्रू किया गया है। ठीक है, तो ये फाइनेंस बिल 2023 के तहत हुआ है और हर एक स्टेट में होगा इसकी इस्टेब्लिशमेंट, और इसकी प्रिंसिपल बेंच जो होगी वो कहाँ पर होने वाली है, दिल्ली में। इसके अलावा देखा जाए कॉम्पोजिशन की तो देखो इस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जीएसटी 80, ओके ये बोलेंगे हम जीएसटी 80 में एक तो प्रेसिडेंट होगा और 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे, हर एक टेक्निकल मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एक होगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से ये पूरा 3 मेंबर का एक आपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। और इसका काम करने का तरीका जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, उसके हिसाब से ही सिविल कोड के हिसाब से काम करेगा। आराम से इसके सामने चैलेंजेस आएंगे, जो प्रोसेस होगा वो इस कोड के थ्रू फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं अगर कहीं पे भी कोई कल्प्रिट माना पकड़ा गया तो रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल तक भी किया जा सकता है, जीएसटी नंबर वो सारे खत्म हो सकते हैं। मोर और लेस जीएसटी से रिलेटेड जो कानून है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इन एक्ट्स के बेसिस पर भी ये प्रॉपर काम करने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो जीएसटी अपील है, जीएसटी के अगेंस्ट में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई कानून काम किया गया उसके खिलाफ में आपको अपील करनी है तो जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी आपके पास में है, और उसकी अगर पावर से आप उसके डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो आप यहाँ पर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप सेकंड अपील का एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो जीएसटी सेटलमेंट को लेकर के। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जहाँ कहीं पर भी जीएसटी ट्रिब्यूनल्स, ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जैसे कि एक तो सेंट्रल लेवल पे कर रहे हो और बाकी स्टेट लेवल पे भी आप करोगे, तो उसके लिए अप्रूवल कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा। ये हमेशा ध्यान रख लेना है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो ये सेंट्रल स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है, डायरेक्टली आप अपील कर सकते हो ट्रिब्यूनल में आकर के, ये आपको ध्यान रख लेना है। और टारगेट ये रहेगा कि पूरे देश में ये ट्रिब्यूनल एकदम सही तरीके से काम करे, ऐसा नहीं हो कि कहीं पर भी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। कहने का मतलब सेंट्रल लेवल पे या दिल्ली में जो प्रिंसिपल बेंच है, नेशनल बेंच जो रहेगी, वो ये भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी कि स्टेट लेवल पे जो अभी 31 अप्रूवल मिले हैं अलग अलग बेंचेस के लिए, तो वहाँ पर जो कोई भी काम हो रहे हैं, वो भी जजमेंट्स आ रहे हैं, उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए, क्योंकि एक का जजमेंट दूसरे के लिए इंटरप्रीट करने में कई बार हेल्पफुल होता है।
तो ऐसे में डिस्क्रिपेंसीज ना हो, पूरे देश में यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हो जीएसटी का, ये भी इंश्योर करने का काम किया जाएगा इससे प्रिंसिपल बेंच के द्वारा, नेशनल बेंच के द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रख लेनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर 50 लाख से कम का अगर कोई मुद्दा है, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट है 50 लाख से कम का है, तो देखो फिर उस मामले में अगर आप इस तरीके जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल तक पहुंच रहे हो ना, तो केवल सिंगल मेंबर बेंच भी बैठ करके डिसाइड कर लेगी। बट मामला जब सेंटर स्टेट डिस्प्यूट का होगा ना, तो ये 3 मेंबर की बेंच बैठेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना आर्टिकल आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। बेसिकली दिल्ली की सरकार है, ठीक है, आम आदमी पार्टी सरकार, और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में खींचतान चलती रहती है दिल्ली के रूल रेगुलेशन को लेकर के। अगर हम दिल्ली की बात करें तो स्टेटहुड तो देखो मिली हुई नहीं है, बट दिल्ली के पास में यूटी होने के बावजूद इनके पास में अपनी खुद की स्टेट लेजिस्लेचर भी है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो यहाँ की सरकार है उसके द्वारा एफर्ट्स हमेशा होते रहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, हमें हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। बट देखो दिल्ली है ना, वो कैपिटल है एक तो, और वहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में थोड़ा सा अपर हैंड रखती है। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 शेड्यूल है उसमें लिस्ट फर्स्ट है, वो तो नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है, जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट सेकंड की बात करें वो स्टेट लिस्ट है, और लिस्ट थर्ड है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है। बट आप यहाँ पर देखो कि जो स्टेट्स के द्वारा कानून बनाना या स्टेट्स के अंडर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है आपकी लिस्ट सेकंड में, और लिस्ट सेकंड के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिनमें है एक तो लैंड, एक है आपकी पब्लिक ऑर्डर जिसमें सर्विसेज इंक्लूड हो गई, और एक आपकी आ गई पुलिस। ये तीनों की तीनों हम बात करें, लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, जो कि लिस्ट सेकंड में है, बट यस इनको मोर और लेस कंट्रोल कौन करता है, अगर हम दिल्ली के केस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ें है ना, इन पर पकड़ जो है वो दिल्ली की सरकार बनवाना अपनी कोशिश करती रहती है। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार मुद्दे गए, बट यस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये तो कह दिया गया कि दिल्ली में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, उसके द्वारा जो काम किए जाएं उन कामों को ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों की एक तरीके से डिसीजन, लोगों ने वोट दिया है उसके हिसाब से वो इलेक्ट होकर के आई हैं। पर आपको पता ही है कि जब दिल्ली में कोई भी काम होता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, और प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मनमानी की है उन्होंने, कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर वो अपॉइंटमेंट की है। इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपना काम करते हैं। कहने को इनको कई बार इस तरीके से बोल दिया था कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है। तो यहां पर फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी वाली सरकार की बात हो रही है, और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन दोनों में से किसके पास में ज़्यादा पावर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, बट यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब सवाल ये आता है कि किन मुद्दों के ऊपर ये काम कर सकते हैं, किन पे नहीं। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड आपकी पुलिस, इन तीनों के ऊपर पकड़ किसकी है? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट की है। कहने का मतलब ये हो गया। अब देखो ये एक्ट जो है 2023 का जो अमेंडमेंट लाया गया है, बेसिकली 1991 का एक्ट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, उसमें अमेंडमेंट लाया गया है, और उस अमेंडमेंट के बेसिस पर ये एक प्रोविजन किया गया है कि दिल्ली में जो भी सर्विसेज का काम होता है, क्लास ए सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आईएएस लेवल की बात करो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, जो दिल्ली सरकार के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, या तो वो या फिर डेनिक्स का मतलब दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सर्विसेज में जो लोग लगे हुए हैं उनका कोई ट्रांसफर करना है, कोई अपॉइंटमेंट करनी है, या फिर मान लो उनके द्वारा कोई ऐसा काम कर दिया गया जो कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ में था, तो उनके खिलाफ में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो उन चीजों को कंडक्ट करने के लिए इस एक्ट के आधार पर एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाने की बात है, दैट इज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। अब ये चीज देखो यहां पर कि ये जो एक्ट पारित हुआ ना पार्लियामेंट का, इससे पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक बैलेंस मैनर में अपनी बात कर देता है, स्प्लिट हो जाती है। 2 जजेस की बेंच थी और दोनों ने मोर और लेस स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, तो उस वर्डिक्ट का कोई आउटपुट अच्छे से मिला नहीं, ठीक है, कि दिल्ली की सरकार जो है अरविंद केजरीवाल सरकार, उसको ज्यादा पावर मिलेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सरसाइज कर रही है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि एक ने तो एक को फेवर कर दिया, दूसरे ने दूसरे को फेवर कर दिया, तो मोर और लेस वो बात वहीं पे बैलेंस होके रह गई।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है उस टाइम पर, ऑर्डिनेंस लेकर के आती है। अब ऑर्डिनेंस का तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 123 के आधार पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एड एंड एडवाइस दी जा रही है, उसके आधार पर आप कुछ ऐसा प्रपोजल डिक्लेयर कर देते हो जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, जब पार्लियामेंट के किसी एक हाउस या दोनों हाउसेस की सेशन नहीं चल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि कानून बनना बहुत जरूरी है पर सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का, तो ऐसे में फिर ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इस तरीके से ऑर्डिनेंस लाया गया और उसी ऑर्डिनेंस को फिर कानून बनाने के लिए आप देखोगे कि ये बिल जो है फिर एक्ट में पारित करवा दिया जाता है। मतलब ऑर्डिनेंस को ही इंप्लीमेंट करवाने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ बिल जो है वो होता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, दोनों ने पारित कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तो इस तरीके से ये बन गया एक्ट। तो ऑर्डिनेंस में जो प्रोविजंस थे उन्हीं को इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट लाया गया। इसमें मोटी मोटी बात क्या है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर में जो लोग भी दिल्ली में सर्व कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है वो अपने हिसाब से रेगुलेट करने वाली है। अब ये बॉडी काम कैसे करेगी और इस बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है स्टेट, अगर दिल्ली की सरकार की हम बात करें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है ना, इसमें 3 मेंबर्स हैं। एक तो मेंबर हो गए चीफ मिनिस्टर, दूसरे हो गए चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के, और तीसरे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। अब आप देखो कि चीफ सेक्रेटरी कौन है? आईएएस ऑफिसर। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे वो अगर देखें तो वो भी आईएएस ऑफिसर, और चीफ मिनिस्टर है वो नो डाउट यहाँ की दिल्ली की सरकार के हो गए। अब यहां पर सवाल ये आता है कि आईएएस ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट किसने की? आईएएस ऑफिसर ज्यादा अपना एक कहता ना कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना या काम करने का जो तरीका होता है उसमें किसको फेवर करते हुए दिखाई देते हैं? अगर हम कन्वेंशनल मैनर की बात करें, हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात नहीं कर रहे हैं या फिर जो सिस्टम होता है उसमें एकदम स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर प्रैक्टिकल बात करें तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अकेला रह गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर अगर मान लो कि इन तीनों के द्वारा कोई डिसीजन लेना है कि हाँ जी XYZ इंडिविजुअल का ट्रांसफर करना है, उसको यहाँ पर अपॉइंट करना है, ठीक है, क्लास है सर्विस की हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर्स की, तो इन तीनों ने मिलकर के कोई डिसीजन लेना है, बट चीफ मिनिस्टर साहब को ठीक नहीं लगा, तो चीफ मिनिस्टर साहब को वहां पर वीटो पावर दे दी गई। वीटो पावर का मतलब क्या हो गया कि वो वहां पर नेगेटिव वोट करके और बिल को या फिर उस पूरे मुद्दे को वहीं पे नलीफाई कर देंगे। बट सवाल ये आता है कि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपर हैंड दे दिया। अगर ये जो आपकी अथॉरिटी है NCCSA, इनके द्वारा तीनों के द्वारा सही से वर्डिक्ट दे दिया गया या फिर 2-1 से कोई भी वर्डिक्ट आ गया, मतलब इसमें मेजोरिटी के हिसाब से काम होगा, जो प्रेजेंट होंगे मेंबर्स उनमें वोटिंग करवाई जाएगी, हाँ भाई किसको क्या करना है, और उसमें 2 जनों ने कोई बात बोल दी तो वो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में उस बात को पहुंचाया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर यहाँ के ऊपर दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं टेंशन में है, बोले डिसीजन तो जो है वो 2 मेंबर्स तो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ गए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। बट यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को आपने वीटो पावर दे दिया जो मैंने आपको बता दिया। बट यस, वो रिकमेंडेशन जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गई और गवर्नर को ये लगा कि मुझे तो कुछ और ही डिसीजन ठीक लग रहा है, तो गवर्नर की बात वहां पर ज्यादा चलेगी। मतलब अगर डिस्प्यूट आ रहा है ना इन 3 मेंबर्स के बीच में, तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। इसका मतलब अपर हैंड अगेन किसका रह गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंटेड है? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना अपर हैंड यहाँ पे रख रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट का भी कारण है, बट यस ये एक्ट बन चुका है। अब उसके बाद में अब देखने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट फर्दर क्या अपने ओपिनियन देने वाली है। आप देखोगे ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2023 है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ कह सकते हैं फंक्शंस हैं उनको भी चेंज करने की कोशिश की गई है, कुछ अपडेट्स किए गए हैं, बट मोर और लेस यहाँ पर सर्विसेज से रिलेटेड काम है वो अपडेट किया गया जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अगर हम 1991 के एक्ट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 69th अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 AA और 239 BB ऐड किया गया, जिसमें यह था कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है प्लस उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। अब ऐसे में आर्टिकल 239 AA जो है वहां पर आप क्या कर रहे हो? दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दे करके चल रहे हो, ठीक है ना। और ये सारा काम जो किया गया था वो एक कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था, वो था S बालाकृष्णन कमेटी। और उसमें यही था कि भाई दिल्ली में एक तो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और एक दिल्ली की सरकार होगी जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू फिर इलेक्शन होगी, मेजोरिटी साबित की जाएगी और सरकार बनेगी। इस तरीके का मैकेनिज्म तैयार किया गया। बट यस, यहाँ पर लेजिस्लेचर बना तो दी गई, बट लेजिस्लेचर में भी एक तरीके का स्टेटहुड दिया है ना, कंप्लीट स्टेटहुड नहीं दिया बट स्टेटहुड दिया। बट स्टेटहुड के साथ साथ में या फिर कहो कि लेजिस्लेचर दी गई है ना,
लेजिस्लेचर दी गई, बट अगेन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड मैटर्स, इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर ज़्यादा रखती है या पावर रखती है। ये दिल्ली की सरकार के पास में नहीं है, और इसी बात को लेकर के नोकझोंक चलती रहती है कि भाई हमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड मैटर्स जो कि नॉर्मली बाकी स्टेट्स को मिले हुए हैं स्टेट लिस्ट के अंडर में, तो हमें मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मामला उलझता है। अब देखो यहाँ पर ये टाइमलाइन बताई हुई है। 1956 में तो देखो आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशन आती है 55 में, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आधार पर, तो दिल्ली को यूटी बना दिया। 91-92 में आपने क्या कर दिया कि दिल्ली को यूटी के साथ साथ में लेजिस्लेचर भी दे दी, और आपने एक एक्ट पारित किया जिसके तहत एकदम प्रॉपर, एक कहता ना कि एक सिस्टमेटिक मैनर में आपने इंप्लीमेंट कराया आर्टिकल 239 ए को, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली GNCTD एक्ट ऑफ 1991। फिर 2015 में होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन दिया कि भाई सर्विसेज के ऊपर तो देखो कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वहीं से फिर थोड़ी नोकझोंक और स्टार्ट हो जाती है। सर्विसेज कौन सी, पर्टिकुलरली जो क्लास ए की बात हम कर रहे हैं वो। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि देखो बात ऐसी है, सर्विसेज का जो मामला है वो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर में नहीं आता। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर नो डाउट काम करेंगे, बट काम करने के लिए उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की द्वारा जो चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में काम कर रही है उनके द्वारा दी हुई एड एंड एडवाइस के आधार पर काम करना है। फिर आप देखो 2019 में 2 जजेस की बेंच के पास में सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है, बट वो केस स्प्लिट मैनर में, मतलब वही फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता। एक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर कर दिया, एक ने स्टेट गवर्नमेंट को फेवर कर दिया। फिर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप देखोगे कि GNCTD एक्ट में अमेंडमेंट की बात की गई 1991 में, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स हैं वो एक्सपेंड करने की बात हुई। अल्टीमेटली वो 2023 में पारित हो जाता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को फेवर करने की बात की हुई, ज़्यादा भी नहीं तो सर्विसेज का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो 2016 का वर्डिक्ट है ना, इसको एक तरीके से यू टर्न करने का ऑप्शन यहाँ पे निकाला सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में। क्या कहा कि सर्विसेज जो हैं उस पर कंट्रोल दिल्ली की सरकार की है, और इन सर्विसेज के ऊपर जो दिल्ली की सरकार की बात कर दी, तो इसी चीज़ को हटाने के लिए फिर ऑर्डिनेंस लाया जाता है। पहले तो ऑर्डिनेंस क्या था, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है उसमें आपने चेंज किया और बोला कि सर्विसेज जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और उस बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में आगे काम होंगे, जिसमें हमने देखा अभी कि जिसके तहत आप चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है, वो आप इन तीनों मिलकर के काम करने वाले हैं। 3 मेंबर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की, और उस बॉडी का नाम क्या था आपका, NCCSA, ओके, उसके द्वारा। और अगर इन तीनों के बीच में कोई डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फाइनल वर्डिक्ट किसका होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। ये बात ऑर्डिनेंस के बेसिस पे फाइनल हो गई, और इसी बात को फिर एक अमेंडमेंट बिल के थ्रू 1991 का जो एक्ट है उसमें चेंज लाया गया, और फाइनली एक्ट बन चुका है, जो कि हमने ऑलरेडी अच्छे से देख लिया है। उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से ये बॉडी जो है, जिसको हम नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है, वो काम करेगी, जिसके बारे में हमने समझा। ठीक है, चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आपका आ जाता है MM पुंछी कमीशन। देखो स्टेट सेंट्रल रिलेशंस की हम बात करें या फेडरल रिलेशंस की बात करें तो उनमें बहुत सारी तल्खियाँ चलती रहती हैं। कभी गवर्नर की पोस्ट को लेकर के टेंशन हो जाती है, कभी टैक्स डेवोल्यूशन को लेकर के चिंता हो जाती है, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल फोर्सेज हैं वो भेजी जाती हैं, कई बार प्रेसिडेंट रूल को लेकर के टेंशन चलती रहती हैं। तो उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए सरकारों के द्वारा बहुत एफर्ट्स किए गए हैं, और उन्हीं एफर्ट्स में से एक है MM पुंछी कमीशन। इस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन 2010 में दे दी थी, और इन रिकमेंडेशंस की बात करें तो इनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती रहती है। पुंछी कमीशन से पहले सरकारिया कमीशन भी आया था 1980s में, ठीक है, उसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी थी वो भी इम्प्लीमेंट हुई। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि इन कमीशंस की जो रिकमेंडेशंस आती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, फॉर एग्जांपल मेंस में आप कोई सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में कुछ अपनी तरफ से सजेशन देना चाहो, तो आप कमीशन को कोट करते हुए उनकी रिकमेंडेशन बता सकते हो। सिमिलरली आप इंटरव्यू में भी इनका हेल्प ले सकते हो। तो अभी हम पुंछी कमीशन की बात करें तो MM पुंछी जो है ना, वो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। तो उनकी लीडरशिप में कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी।
इस रिपोर्ट में इन्होंने जो बातें बोली थी उन बातों को हम वन बाय वन देखेंगे, फिर उसके बाद में जो मेन चीज़ है उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये ट्रेंड देख लो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARCs हैं। ARC एक तो फर्स्ट वाला तो नेहरू जी के टाइम पे आ गया था, सेकंड वाला कांग्रेस की सरकार के टाइम पे आया था। ठीक है, अभी ये जो UPA सेकंड गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। इसके अलावा राजमन्नार कमेटी है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है, सरकारिया कमीशन है, पुंछी कमीशन है। कई बार पूछा जाता है स्टेट सेंट्रल रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए सरकारों के द्वारा डिफरेंट एफर्ट्स लिए गए, तो आप बताओ इनमें से कौन सी एंटिटी या कौन सा इंस्टीट्यूशन या कमीशन इससे रिलेटेड है। ऐसे भी कई बार MCQs में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो वैसे देखा जाए तो ये इंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव कर, इंटर स्टेट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये कमेटी या कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और इस कमीशन ने अपनी तरफ से कई एस्पेक्ट्स में अपनी रिकमेंडेशन दी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक तो बोले नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल आपको कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। अब ये MM पुंछी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है मैं बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं आपके मेंस और इंटरव्यू में, और साथ में आजकल तो एनालिटिकल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आने लग गए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का काम क्या होगा, बोला इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये कमिटी, ये काउंसिल जब काम करेगी ना, तो इससे हमें आसानी से इंटरनल इश्यूज को टैकल करने में हेल्प मिलेगी। ये एग्जैक्टली मोर और लेस वैसा ही कुछ है जैसा USA में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हुआ करता है। तो बोला एक तो ये हमें करना चाहिए। दूसरा, इनके द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 इनमें आपको अमेंडमेंट लाना चाहिए। अब आर्टिकल 355 तो क्या कहता है, याद रख लेना भाई, ध्यान रखने वाली बात है, और इसी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर आपका ये आर्टिकल है। ठीक है, तो पॉइंट आर्टिकल 355 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो स्टेट्स है ना उनकी प्रोटेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा अगर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन आपको देखने को मिले। मतलब ये कि अगर बाहर से कोई भी हमारे ऊपर अटैक करे तो ये अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो स्टेट्स की वहां पर प्रोटेक्शन के लिए आगे आए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 355 कहता है। पर आप एक चीज ध्यान रखें कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे दी ना। अब कई बार क्या होता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल इशू को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनी पावर का कई बार मिसयूज किया जाता है। तो पुंछी कमीशन ने कहा कि आप इस पावर के मिसयूज को जो देखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको आप अमेंड करो। और ये कहा कि आर्टिकल 356 के तहत जो एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जिसके तहत आप देख सकते हो कि उस स्टेट का जो पूरी बागडोर है वो सेंट्रल लेवल पे चली जाती है। स्टेट की लेजिस्लेचर की जगह सेंट्रल जो पार्लियामेंट है वो काम करने लग जाती है। स्टेट की गवर्नमेंट है उसकी जगह आप प्रेसिडेंट के थ्रू काम करते हो, तो मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने लग जाती है। तो आर्टिकल 355 और 356 वहाँ पर स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है उसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए आप अमेंड करो। स्टेट्स का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं बचा रहना चाहिए, इसके लिए बात कह दी। फिर बात की पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन में कि जो 7th शेड्यूल है हमारी, उसकी जो 3rd लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें जब कभी भी कोई भी अगर मामला अगर होता है, मान लो कि कॉन्करेंट लिस्ट पे किसी स्टेट के द्वारा अगर लॉ बनाया जाता है, अब कॉन्करेंट में आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो यहाँ पर पुंछी कमीशन ने क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कभी भी अगर कोई भी एक्ट या कोई भी अब रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में जो इंटर स्टेट काउंसिल है ना, इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब हो गया जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेजेंटेशन भी रहती है, तो ऐसे में उनके बीच में प्रॉपर डिस्कशन करके ही कॉन्करेंट लिस्ट पे काम करो। नहीं अदरवाइज क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई कानून ला दिया गया और उसी के ऊपर पार्लियामेंट भी कानून लेकर के आ गई, तो फिर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है। और आपको पता है सुपीरियर कौन सा होता है, पार्लियामेंट वाला। तो बोले स्टेट पहले ही डिस्कस कर लेना प्रॉपर, ये बात बोल दी। फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर के भी, जैसे कि हम ऑलरेडी प्रीवियस आर्टिकल्स में देख चुके हैं कि गवर्नर को एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे देखा जाता है। तो बोला इसमें एक चेंज लाया जा सकता है। और सरकारिया कमीशन ने भी ये बात बोली थी कि गवर्नर को अपनी पोजीशन जैसे ही ले ली ना गवर्नर ने, तो अपनी पॉलिटिकल स्टैंड को छोड़ देना चाहिए, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ऐसे में उनकी किस पॉलिटिकल पार्टी से एक तरीके से लिंक है उसको उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए पुंछी कमीशन ने एक प्लान भी बताया है। इनके द्वारा ये बताया जाता है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करो। वो कमेटी है ना गवर्नर का नाम रिकमेंड करेगी। कमेटी में कौन कौन होंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके होम मिनिस्टर हो गए, एक लोकसभा के स्पीकर हो जाएंगे और एक हो जाएंगे आपके चीफ मिनिस्टर। इस तरीके से 4 जने। चीफ मिनिस्टर कौन,
जिस स्टेट के लिए गवर्नर आप अपॉइंट करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, ये चारों मिलकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नेम रिकमेंड करेंगे कि हाँ जी फला फला आदमी हमारी तरफ से फाइनल नेम है, फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं स्टेट की जो पोजीशन है, स्टेट की इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, उनका भी पार्टिसिपेशन हो गया गवर्नर की अपॉइंटमेंट में। अब यहाँ पर मनमानी नहीं की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसा कि अभी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। और दूसरी बात कि वहां पर फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी यूँ लगेगा कि भाई हमारा भी पार्टिसिपेशन था इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट में। तो बोलो गवर्नर को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक और पॉइंट बोल दिया गवर्नर के लिए, वो क्या था कि गवर्नर को अभी अगर हटाने की बात की जाती है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हटा सकते हैं, या फिर गवर्नर रिजाइन करते हैं। बाकी मोर और लेस वो 5 साल के लिए अपना काम करते रहते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हों, जैसे कि हमने शुरुआत की थी तमिलनाडु वाले केस के साथ में, या फिर हम केरला वाले केस में भी हम उठा सकते हैं मामले को। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई रेजोल्यूशन ला दिया जाता है गवर्नर को रिमूव करने का, तो बोलो उसमें गवर्नर की रिमूवल आप अप्लाई करवाओ। अभी केवल गवर्नर को रिमूव करने की जो पावर है वो केवल प्रेसिडेंट के हाथ में है, जो कि मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। इसके अलावा ये कहा गया पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन में कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो कि 7 शेड्यूल की सेकंड लिस्ट में है, दैट मीन्स स्टेट लिस्ट का पार्ट है। स्टेट लिस्ट का मतलब आपको पता ही है कि मोर और लेस स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली उस पर काम करती है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि स्टेट लिस्ट के किसी भी इशू पर कोई अगर इंटरनेशनल ट्रीटी आप साइन करते हो, अब आपको पता है इंटरनेशनल ट्रीटी कौन साइन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और मुद्दा अगर स्टेट लिस्ट का आ जाता है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई ट्रीटी साइन करने जाए तो स्टेट को भी साथ में कंसल्ट कराए। आई मीन काम करने से पहले कंसल्टेशन करो स्टेट के साथ में, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलो और फिर बाद में ट्रीटी करो। यहाँ पर पर्टिकुलर बात किसकी आ रही है? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट से रिलेटेड। हाँ, दूसरे जैसे कॉन्करेंट या यूनियन लिस्ट के हैं वहां पर स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां के लिए नहीं बोल रहा है, बट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं। लास्ट में ये बोला है कि जो चीफ मिनिस्टर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है वहां पर कई बार देखा गया है कि गवर्नर्स जो है ना, वो कई बार एक्चुअल में जो एलिजिबल इंडिविजुअल है उसको उसकी बजाय किसी दूसरे को एक तरीके से ऑफर दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र के जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पर नो डाउट बीजेपी के पास में सबसे ज्यादा सीटें थी, बट देखा जाए तो उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, एनसीपी और शरद पवार वाली, और तीसरी आपकी आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर के बोला कि भाई हम सरकार बनाएंगे। और तब तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि सरकार एक्चुअल में कौन बना रहा है। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उन्होंने बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस जी को बुला लिया और शपथ भी दिला दी कि हाँ जी आप बन जाओ चीफ मिनिस्टर। पर उनको जो फ्लोर टेस्ट करने की बात आई तो उनके पास में सपोर्ट ही नहीं था, मतलब मेजोरिटी जो चाहिए थी। फिर उसके बाद में इन्होंने बुलाया इस गठबंधन की सरकार को। तो पॉइंट यहां पर ये आ रहा है कि देखो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नो डाउट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, बट वहां पर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं होती तो गवर्नर वहां पर अपने डिस्क्रिशन यूज करते हैं, और डिस्क्रिशन को फिर बाद में सोच समझ करके यूज किया जाए उसके लिए गवर्नर के पावर्स जो हैं उनको थोड़ा लिमिट करना जरूरी है। जैसे हमने बात की थी सिचुएशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन आती है गवर्नर के हाथों में, जो हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। तो इस तरीके की बातों पर अपनी रिकमेंडेशन दी पुंची कमीशन ने, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आर्टिकल 355 को अमेंड करने की बात की। आर्टिकल 355 में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट्स की प्रोटेक्शन करेगा अगर कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट होता है तो। अब यहाँ पर क्या होता है कि आर्टिकल 355 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर तो आ गई कि हाँ जी स्टेट की प्रोटेक्शन करनी है या फिर ड्यूटी है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर उसको पावर के तौर पे यूज कर लेती है। तो ऐसे में क्या कहा गया पुंची कमीशन के द्वारा कि एक काम करो, आप जहां पर भी जिस भी स्टेट में प्रोटेक्शन देने की आप बात कर रहे हो, जहां पर आपको लगता है कि एक्सटर्नल थ्रेट वाला मामला है, तो आप जिस एरिया में ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन दिख रही है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में आर्टिकल 355 का यूज करो, ना कि पूरे स्टेट में। अब पूरे स्टेट में आर्टिकल 355 लगा दोगे तो मोर और लेस वो तो प्रेसिडेंट रूल के इक्विवेलेंट हो गया, आर्टिकल 356 हो गया। तो ऐसे में कई बार मान लो कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पर ज्यादा आपको कह सकते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस को उतारने की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो बोलो वहां पर ही आप एप्लीकेबल करो इस आर्टिकल 355 को, पूरे स्टेट में मत लगाओ। दूसरी बात क्या बोल दी कि 3 महीने से ज्यादा का समय मत लो। 3 महीनों में जो भी आपका सिक्योरिटी थ्रेट का इशू आ रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन का जो मुद्दा आ रहा है, उसको सॉर्ट आउट करो।
इस तरीके से ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है पुंछी कमीशन की। तो आप ध्यान रख लेना पुंछी कमीशन क्या है, ठीक है, किस तरीके से इसने अपनी रिकमेंडेशन दी है और क्या क्या बातें हैं, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 2007 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, रिकमेंडेशन या रिपोर्ट जो है वो 2010 में आ गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दैट आर्टिकल इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। होता क्या है कि 2021-22 और 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर गया उसमें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए लगभग जितना पैसा अलोकेट हुआ ना उसमें 45 बड़े प्रोजेक्ट्स तो असम को मिले, लगभग 470.75 करोड़ के अमाउंट के। तो यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी है। और दूसरा, ये काउंसिल का काम क्या है और किस तरीके से कौन कौन से स्टेट्स को यहाँ पर इंक्लूजन मिला हुआ है। देखो, आपने कभी सुना होगा या फिर आपने जाना होगा कि सेवन सिस्टर्स की हम बात करते हैं, तो सेवन सिस्टर्स में तो देखो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है। बट जब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात आती है ना, तो इस काउंसिल में 7 स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो तो आएंगे ही, प्लस एक और आ जाएगा, दैट इज सिक्किम। कहने का मतलब जब डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में देखा जाए तो सिक्किम भी इंक्लूड हो जाता है। और वैसे सेवन सिस्टर्स में कौन आ गए आपके? अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया, ये मेघालय आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया, त्रिपुरा। ये तो आपके सेवन सिस्टर्स हो गए। पर अगर नॉर्थ ईस्ट में ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की इनकी बात करें तो इसमें सिक्किम भी ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल 8 स्टेट्स को इंक्लूड किया जाता है अगर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात की जाए। अब देखो, यहां पर हमें समझना है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कब स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से ये काम करती है। देखो, नॉर्थ ईस्ट में जब स्टेट्स बनने शुरू हुए थे, शुरुआत में तो क्या था कि या तो एक ही स्टेट था, वो था असम, या फिर यूनियन टेरिटरीज थी मेजर अगर बात करें तो, ठीक है। बाकी छोटे मोटे 1-2 स्टेट और थे। बट पॉइंट क्या है कि जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग एथनिसिटी के लोगों के द्वारा अलग अलग डिमांड की जाने लगी। जैसे नागालैंड में जो नागाज हैं उनके द्वारा डिमांड होने लग गई, वो तो ग्रेटर नागालैंड में इस तरीके से बात करने लगे कि हमें तो अलग ही कंट्री चाहिए, तो उनको पैसिफाई करने के लिए अलग से स्टेट बनाना पड़ा। तो ऐसे करते करते स्टेट्स की डेवलपमेंट होती गई, एक तरीके से स्टेट्स बनते गए। अब उनके लिए आपको प्लान करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो मोर और लेस एकदम कट ऑफ एरिया में रहता है। वैसे देखा जाए तो हमारी मेनलैंड इंडिया जो है उसको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए छोटा सा कॉरिडोर है, चिकन नेक कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास में दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं जिससे कि हम नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट कर सकें। ऑप्शन निकलता है तो वो फिर बे ऑफ बंगाल में आप क्रॉस करके फिर जा सकते हो म्यांमार से होते हुए, या फिर आप बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए जा सकते हो। बट वही चीज़ें वहाँ पर तो फिर इंटरनेशनली आपको रिलाई करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान कैसे दिया जाए, ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे लाया जाए, कैसे मेनलैंड इंडिया के साथ में उनको कहते हैं ना कि हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट आता है 1971 में, और उसी के तहत ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल स्टैब्लिश हुई। इसका मतलब एक पार्लियामेंट्री लॉ लाया गया, एक्ट लाया गया। अब ये एक्ट जो है इसको बोलते हैं स्टैच्यूट। अब स्टैच्यूट के आधार पर कोई अगर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो वो स्टैच्यूटरी बॉडी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टैच्यूटरी बॉडी। इसका काम क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करना, और बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री को ये अपनी रिकमेंडेशन पेश करती है, जिसके आधार पर फिर वो मिनिस्ट्री एक्शन लेती है कि कहाँ पर कौन सा हमें प्रोजेक्ट चलाना है, कितना हमें डेवलपमेंट के काम करने हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर बात करें तो ध्यान रख लेना है आपके वहाँ पर 8 स्टेट्स आ जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में केवल 7 सिस्टर्स की बात करें तो सिक्किम वहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा। ध्यान रखना है हमें। अब देखो, अभी गवर्नमेंट ने वहां पर क्या क्या चीजें की है, क्यों इतना ज्यादा वहां पर अटेंशन देने की जरूरत है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं हम। इंपॉर्टेंस में देखो, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आप खुद देखो चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, तीनों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया है। तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हो इस एरिया को? वहां पर हमें डेवलपमेंट भी करना है, सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी जरूरी हो जाती है। दूसरी अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ये सीधा लिंक लेता है म्यांमार के थ्रू। अब आप देखो कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में हमारे रिलेशन को हम इंप्रूव करने के लिए पहले तो हम लुक ईस्ट पॉलिसी पे काम करते थे, बट आजकल तो हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम कर रहे हैं ना, जिसके चलते हम हमारे ईस्ट में लोकेटेड जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट को तो हमें बीच में
हमारे लोकेटेड है, तो इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। आप नेचुरल रिसोर्सेज देखो, है ना, हमारे देश में जितने वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें 34% तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, और हाइड्रो पावर पोटेंशियल जितना है, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं पानी से, उसका 40% पोटेंशियल है आपके पास में नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और सिक्किम जैसे स्टेट तो आपको पता ही है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी डिक्लेयर हो गया, जहां पर केमिकल बेस्ड खेती भी नहीं होती है। इसके अलावा टूरिज्म, ऑलरेडी आपने देख लिया, एनवायरनमेंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, जहां पर देखा कि नॉर्थ ईस्ट में कितनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ लोकेटेड है, कितने ज़्यादा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉर्थ ईस्ट अपने आप में रेलेवेंस रखता है। और कल्चरली तो आपको पता ही है कि कितनी एथनिसिटीज यहाँ पर रहती है, कितने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया भी है कि नहीं। देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। सबसे पहली चीज, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनेट जो है, उसको 2001 में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। मेन कारण क्या था कि नॉर्थ ईस्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस एरिया को बोलो बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा चुका है आजादी से लेकर अभी तक। इसके अलावा रोड डेवलपमेंट के लिए जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, उस पर भी भारतमाला परियोजना है, उसमें रोड कनेक्टिविटी के ऊपर काम हो रहा है उधर लगातार। इसके अलावा आप देखोगे कि मेनलैंड से कनेक्टिविटी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि चिकन नेक कॉरिडोर है, इसके अलावा एक ऑल्टरनेट निकालने की व्यवस्था की गई है, किधर, म्यांमार में कलादान रिवर, उधर से होते हुए एक पूरा प्रॉपर कनेक्टिविटी देना, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कलादान मल्टीपर्पज या मल्टीपर्पज ट्रांजिट मॉडल बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, कलादान वाला आ गया। इसके अलावा आप देख सकते हो कि बांग्लादेश इधर हो गया, ऊपर चाइना है, हम इंडिया हो गए, और इधर म्यांमार हो गया। इन चारों कंट्रीज ने मिलकर के एक BCIM करके अपना खुद का एक प्रोजेक्ट चला रखा है कनेक्टिविटी का। उसके ऊपर वो बात अलग है, उस पर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशन थोड़े तलखी में चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री की स्वदेश दर्शन करके एक स्कीम है, वो चलती रहती है, तो अल्टीमेटली बेनिफिट मिलता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, दैट इज मिशन पूर्वोदय। मिशन पूर्वोदय में क्या किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जाए। आप देखोगे कि जापान जैसे कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा बैम्बू की खेती बड़ी अच्छी होती है, बैम्बू की खेती को प्रमोट करने के लिए, जिससे कार्बन भी कैप्चर हो सके, क्योंकि बैम्बू शुरुआती सालों में तो, मतलब आप जब एक तरीके से क्या कहते हैं इसको, बांस की खेती करते हो ना, तो शुरुआत में तो इतनी ग्रोथ नहीं होती है, बट एक बार ग्रोथ होने लग जाती है, एक बार सेटल हो गया ना वो प्लांट, तो फिर वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। अब सीधी बात है, प्लांट अगर ग्रो कर रहा है अपनी बॉडी वाइज, फिजिक वाइज, तो सीधी बात है कार्बन कैप्चर भी होगा, वो बेनिफिट हुआ, और दूसरा लोकल्स को भी फिर उससे अर्न करने का बेनिफिट मिलता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, और मोर और लेस इन इनिशिएटिव्स को रन कराने में इस काउंसिल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो एनालाइज भी करती है और फीडबैक भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल आपका दैट इज रिलेटेड टू 16th फाइनेंस कमीशन। अभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो फाइनल कर दिया 16th फाइनेंस कमीशन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होती है, फिर हम फाइनेंस कमीशन के बारे में जानेंगे, और फिर हम 16th फाइनेंस कमीशन को दी हुई टर्म्स एंड रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे कुछ बेसिक्स के साथ में। देखो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। देखो जब कभी भी आप किसी भी कमीशन से या किसी भी कमेटी से किसी काम को करने के लिए कहेंगे कि यार एक काम करो, आप लोग एक्सपर्ट्स हो, इस पर्टिकुलर डोमेन को थोड़ा एनालाइज करो और बताओ कि हम कैसे इसको बेस्ट मैनर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे देश का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ में, या फिर हमारी जो एक तरीके से हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो हो सके। तो ऐसे में वो जो गाइडलाइंस दी जा रही है कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए फिर काम करना है, वो ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती है। तो फाइनेंस कमीशन देखो वैसे हर 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, और इनको कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर जो है वो आर्टिकल 280 के तहत हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में रहती है। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनली यहाँ पर काम नहीं करेंगे, अपनी मनमानी नहीं करते हैं, वहाँ पर काम होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर। तो ऐसे में हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है, और उसका काम क्या है कि कैसे भी करके जो भी टर्म्स एंड रेफरेंसेस दी हैं उनको ध्यान रखते हुए एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करे, एक प्लान दे, जिसके चलते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो टैक्स से रिलेटेड जो रिश्तेदारी है, पैसों का जो मामला है, कि सेंटर जब टैक्स कलेक्शन हो गया,
सारा पैसा आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, तो उसका कितना हिस्सा स्टेट्स को जाना चाहिए, स्टेट्स को ये गाइड करना कि कितना हिस्सा उनके पास में जो आ गया उसका अपनी लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर म्युनिसिपल लोकल बॉडीज हैं उनको देना चाहिए। तो एक पूरा एक फॉर्मूला तैयार करके दिया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और यही काम अब 16th फाइनेंस कमीशन करेगा, जिसकी रिकमेंडेशन 2025 से लेकर के आप देखोगे 2030 तक इंप्लीमेंट होगी। अभी करंटली जो इंप्लीमेंट हो रही है फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, वो चल रही है 15th की, जो 2021 से 2025 तक है। फिर 2025-26 से लेकर के आगे इंप्लीमेंटेशन जाएगा 2030-31 तक, किसका मोटा मोटा आप बात कर सकते हो आपका जो 16th फाइनेंस कमीशन है। तो 5 साल के लिए ये अपनी रिकमेंडेशन देता है। अब इनको देखो एक डेडलाइन भी दे दी है कि भाई आप जो है वो 31 अक्टूबर 2025 से ज़्यादा लेट मत करना अपनी रिकमेंडेशन देने में, क्योंकि फिर बाद में आने वाले 5 सालों के लिए काम भी करना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दी गई है उनको हम समझते हैं। देखो एक तो इनको ये देखना है, वैसे देखा जाए तो अभी 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं, अरविंद पनगड़िया जी, जो कि पहले नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं। ठीक है, चेयरमैन तो कौन होता है, वाइस नीति आयोग के प्रधानमंत्री, और नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2015 में, उसके पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया जी, और इन्हीं को अभी चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है 16वें फाइनेंस कमीशन में। अब देखो इनको क्या कहा गया है, पहला काम कि जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितना भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा होगा और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा कितना होगा, इसको बोलेंगे टैक्स डेवोल्यूशन। उसके बारे में पूरा प्लान करके देंगे, जिसमें मेन फोकस रहता है नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स। नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स का मतलब कि टैक्स कलेक्शन कर लिया और उसमें आपके पास में एक्चुअल में कितना पैसा आया, खर्चे वर्चे निकाल करके। ठीक है, आपको काम करना होता है तो फिर सीधी बात है टैक्स कलेक्शन के लिए मशीनरी भी तो लगानी पड़ती है ना, पूरा सिस्टम काम करता है तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो उसको आप हटा दो, जितना भी आपका टैक्स कलेक्ट हुआ उसमें से, तो आपके पास बच जाएगा नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स। उसका आपको कितना हिस्सा स्टेट्स को देना है, कितना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रखना है, वो चीज़ आपको बता देनी है। एक तो ये बोला इनको। दूसरा ये कि जो ग्रांट इन एड्स दिए जाते हैं, ग्रांट इन एड्स का मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को जो पैसा दिया जाता है कुछ प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स को रन कराने के लिए, तो उसके लिए अपना एक फॉर्मूला प्रॉपर बना करके दे। क्योंकि मोर और लेस अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि 2 तरीके से ग्रांट्स इन एड्स हैं वो दी जाती हैं। ये हमें ध्यान रख लेंगे, ग्रांट्स इन एड 2 तरीके से दी जाती हैं। एक तो आपकी आ जाती है आर्टिकल 275 के आधार पर, आर्टिकल 275 के आधार पर, वो तो होती है आपकी स्टैट्यूटरी ग्रांट इन एड या स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट में एक्ट लाया जाएगा और उस एक्ट के आधार पर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है आर्टिकल 266 प्रोबेबली, तो उसमें से आप पैसा निकाल करके और फिर दोगे स्टेट्स को, तो वो हो जाएगी एक तरीके से स्टैट्यूटरी ग्रांट। ग्रांट का मतलब आप समझ रहे हो ना कि पैसा दिया जा रहा है एक तरीके से हेल्प के तौर पे कि आप काम करो, रिटर्न देने की टेंशन नहीं है। आई बात समझ में। और एक ग्रांट इन एड का कॉन्सेप्ट है दैट इज अंडर आर्टिकल 282। उसमें आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी मैनर के अंदर ग्रांट देती है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक तरीके से एम्पावरमेंट मिलती है इस आर्टिकल 282 के तहत कि वो जो चाहे उन स्टेट्स को अपनी तरफ से ग्रांट दे सकते हैं। आप नॉर्मली देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो मोर और लेस कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है जिसमें पैसे की थोड़ी शॉर्टेज आ रही है, स्टेट में रन हो रहा है, तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस के तौर पे दे देता है। बट जनरली इसमें पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं घुस जाती है। देखा जाता है ऐसा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्हीं को ज़्यादा हेल्प मिलती है जो मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट की यस में यस करते हैं। आई बात समझ में। बाकी देखा जाए तो स्टैट्यूटरी और डिस्क्रिशनरी 2 मैनर के अंदर ग्रांट इन एड दिए जाते हैं। ठीक है, और जो ग्रांट इन एड की हम बात कर रहे हैं 275 के तहत जो पर्टिकुलरली बोला जा रहा है स्टैट्यूटरी ग्रांट, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा। और हमने ये चीज़ पहले भी देख ली है अच्छे से कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई पैसा निकलेगा तो पार्लियामेंट का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। तो आर्टिकल 275 के अंदर में अगर कुछ ग्रांट दी जा रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को, तो वहां पर पार्लियामेंट का रोल आता है। और 282 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्क्रिशन दी जाती है। इसके अलावा
फाइनेंस कमीशन को ये भी बोला है कि भाई स्टेट्स को भी गाइड करने की ज़रूरत है। कारण क्या है कि स्टेट्स के पास में भी हिस्सा जाएगा तो उसमें भी उनका खुद का अब एक बड़ा अकाउंट बनता है, और उस अकाउंट में से भी एक बड़ा हिस्सा लोकल बॉडीज़ के लिए जाना होता है। जैसे कि गाँवों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, शहरों में आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनको, तो उनका पैसा किस तरीके से जाएगा उसके लिए भी आप अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दो, जिससे कि स्टेट्स में जो हर एक स्टेट का अपना फाइनेंस कमीशन है वो प्रॉपरली अपने लोकल बॉडीज के वेलफेयर के लिए लोकल बॉडीज का जो हिस्सा बनता है वो आगे पहुंचा सके। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर टैक्स डेवोल्यूशन, प्रॉपर हिस्सेदारी इंश्योर करने का यहां पर फाइनेंस कमीशन का काम होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अब की बार रिकमेंडेशन मतलब टर्म ऑफ रेफरेंस दी है, वो आपको ध्यान रख लेनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। जब कभी भी फाइनेंस कमीशन को, ध्यान से सुनना इस बात को, जब कभी भी किसी भी फाइनेंस कमीशन को कोई स्पेशल या नई कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी जाती है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब की बार नई चीज क्या है कि जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 वाला, उसमें जो डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए जो पैसे की व्यवस्था होती है उसे हम बोलेंगे फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। तो बोलो उसमें कितना क्या हिस्सा होना चाहिए, उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत है या फिर लाना चाहिए तो कैसे लाना चाहिए, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ये अभी 16 फाइनेंस कमीशन को मिली है। इसका मतलब डिजास्टर्स आपको पता है कि रियलिटी हो चुकी है, और इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है एनवायरमेंट का, जाकर के आपने देख लिया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा हो तो आप देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर हमें उस डिजास्टर से बाहर निकलने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे काम करता है, उसके लिए आपके पास में 2005 का एक्ट है, उस एक्ट को कोई चेंज लाने की जरूरत है, कुछ अपने अपडेट करने की जरूरत है, वो किया जाए। और ये सारा काम जो है वो कहीं ना कहीं 31 अक्टूबर 2025 तक इनको अपनी रिपोर्ट बना करके दे देनी है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट इस पर डिस्कशन करेगी, पार्लियामेंट की जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट में फिर बातचीत होगी, पार्लियामेंट में रिपोर्ट जाएगी, और फिर उसके बाद में फाइनल एक क्लियर हो जाएगा इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जा रही है उनमें से कौन सी बातें कंप्लीटली मानी जाएंगी, कौन सी पार्शियली मानी जाएगी, वो समय बताएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रख लेना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि जो ये टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना स्टेट और सेंटर के बीच में, ये आपका आर्टिकल 280 का जो पोर्शन है, आर्टिकल 280 में यही काम हो रहा है। देखो देख बैलेंसिंग व्हील भी बोला जाता है फाइनेंस कमीशन को, क्या बोला जाता है, एक तरीके से फेडरल बैलेंसिंग व्हील, एक ऐसा पहिया जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो ऐसे में आर्टिकल 280 के अंदर ही क्लॉज 3 और सब क्लॉज ए को अगर ले लोगे, आर्टिकल 280 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, इनको लोगे तो इसमें ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फाइनेंस कमीशन की कि वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन के बारे में अपनी रिकमेंडेशन दे। अब यहाँ पर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नो डाउट इनकी है, बट ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो डिवीजन होगा पैसे का, वो तो हो गया वर्टिकल डिवीजन। और जब स्टेट्स को उनका हिस्सा मिल रहा है तो किस स्टेट को कितना हिस्सा मिलेगा वो प्लान आप दे रहे हो, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए देखो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, कई बार पॉपुलेशन का एस्पेक्ट देखा जाता है, कई बार का मतलब जिन एस्पेक्ट्स को देख करके टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोविजन प्लान किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, उनमें पॉपुलेशन हो गई, फिस्कल डिसिप्लिन कि किस स्टेट ने कितना फिस्कल डेफिसिट है वो कम किया है, मतलब खर्चों को कंट्रोल किया है या फिर कमाई बढ़ा करके फिर खर्चे किए हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को प्लान में देखते हुए किन इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा काम किया है, ये सारी चीज़ें देख करके इनको प्लान फाइनली देना होता है। अब देखो इनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके लिए देखो डेडलाइन तो वैसे 31 अक्टूबर 2025 दे दी है। अब इनके पास में जैसे रिपोर्ट आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, उस रिपोर्ट पे बातचीत हुआ करके अल्टीमेटली 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी इंप्लीमेंटेशन की डेट जो है वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। मैंने 2025 बोल दिया था, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना भैया आप। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है अच्छे से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा एक डिमांड की जाती है यूनियन होम मिनिस्ट्री से कि भाई हमें भी जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स में इंक्लूड कर दो। ठीक है, ये बेसिकली मीटिंग हो रही थी ईस्टर्न जोनल काउंसिल। आपको पता है कि फेडरल सिस्टम के अंदर हम हमारे सिस्टम को रन कराने के लिए जोन्स में डिवाइड करके चलते हैं। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितनी जोन्स हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है,
अब आप देखो ये अगर हम जोनल काउंसिल की बात करें तो कितनी जोन्स में डिवाइडेड है और ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, आपको ये एक्सप्लोर करना है। ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। खैर पॉइंट हमारा अभी जो है वो ये कि नीतीश कुमार जी ने ये जो डिमांड की है ये क्यों की है। देखो नाम से ही पता पड़ रहा है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट, इसका मतलब वो स्टेट्स जिनको कुछ ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और उस कैटेगरी में बिहार जाना चाहता है। वैसे हमें पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में जानना है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी हम जानेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा कि बिहार की तरफ से ये डिमांड क्यों की गई। सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे, आप देखोगे कि जो 5th फाइनेंस कमीशन तो जो था उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर 1969 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है कि सीधी बात है स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। और ये कैसे क्लासिफिकेशन होता है उसके पीछे कुछ क्राइटेरियाज को देखा जाता है, जैसे कि कोई हिली स्टेट है जहां पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर के नाम पे कोई प्रोडक्टिविटी इतनी आ नहीं रही है, इसका मतलब वो कमज़ोर स्टेट है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये देखा जाता है कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है और ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है। सीधी बात, आदिवासी लोग ज़्यादा रहेंगे तो असिस्टेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तीसरा ये देखा जाता है कि कोई स्टेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स। इसके अलावा ऐसा कोई स्टेट जो कि सोशली और इंफ्रास्ट्रक्चरली एंड इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है तो उनको भी असिस्टेंस ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाल दिया जाता है। और अगर कहीं पर फाइनेंस की कमी रहती है, कहीं ना कहीं वो स्टेट जो कि अपने खुद के खर्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में इंक्लूड करते हो। तो कुल मिलाकर ये 5 से 6 ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको ध्यान रखते हुए और आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो प्रोविजन है वो रखते हो। पर अभी करंटली देखा जाए ना तो हमारे देश में 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है। ध्यान रखें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं SCS की, स्पेशल स्टेटस की बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर की बात हुई थी वो बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। आप एक कैटेगरी बना रहे हो, उस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से स्टेट्स को आप समझते हो कि फुलफिल कर रहे हैं वो कंडीशन, उनको आप डालते हो। तो अभी 11 स्टेट्स हैं, वो 11 स्टेट में से कौन से हो गए, 8 तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जिनमें 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम आ गया, और 3 आपके नॉर्थ के जो हिली टेरेन वाले स्टेट्स हैं जिनमें सीधी बात है एक तो आ गया आपका जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर वाली बात अगर करें तो ये मोर और लेस यूटी हो गई, तो इसको तो आप चाहे हटा सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी 10 बोल सकते हो, बाकी यूटी आ गई, राइट। ये हमेशा थोड़ा ट्रिकी सा हो रहा है ये। फिर बात करें तो 3 में है, तो 3 में से जम्मू कश्मीर जो कि अभी यूटी बन चुका है, और यूटी में तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है सारा का सारा, ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हो अभी। तो अभी करंटली आप बोल सकते हो कि 10 है मेजर। और दूसरी बात करें दैट इज हिमाचल प्रदेश, और तीसरा आपका आ गया उत्तराखंड। तो इस तरीके से 8 तो नॉर्थ ईस्ट के और 2 ये आ गए, और अब एक आपका जो जम्मू कश्मीर था वो बन गया यूटी। तो करंटली हम नहीं बोल सकते कि आज इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आपने एक स्टेट जम्मू कश्मीर को इंक्लूड कर रखा है, टेक्निकली अगर बात करें तो, राइट। अब ये सारा जो मैकेनिज्म है इसमें अभी ओवरऑल आपके पास में 10 स्टेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 11 लिखा हुआ, आप करेक्शन कर लेना, एकदम फैक्चुअल बात कर रहा है, हमें ऐसी वैसी बात कोई कर नहीं रहा है। सो द पॉइंट इज कि ये हुआ कब। अब देखो पहले तो क्या होता था कि बहुत सारे स्टेट्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन डाल दिया करते थे, जैसे कि बिहार ने भी डालने की कोशिश की कि भाई पॉपुलेशन प्रेशर भी हमारे बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत बैकवर्ड है, तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, बिहार की तरफ से ये डिमांड थी। बट 14th फाइनेंस कमीशन ने अपनी तरफ से जो रिकमेंडेशन दी थी उसके आधार पर ये क्लियर हो गया कि देखो इस तरीके से अब काम नहीं होगा, ठीक है। तो मोटी मोटी बात करें तो अभी आपके पास में 10 स्टेट्स हैं जो कि आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक यूटी बन चुका है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब सवाल ये है कि क्या बेनिफिट मिलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आने में, तो सीधी बात है पैसों की हेल्प मिलती है ना। वैसे देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, दैट इज गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। पहले तो गाडगिल फॉर्मूला को समझेंगे फिर मुखर्जी फॉर्मूला को समझेंगे, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो गाडगिल जो थे ये हमारे, आपको पता ना, एक तरीके सोशलिस्ट लीडर थे ये, ठीक है। और ये
जो पहले प्लानिंग कमीशन चला करता था ना, उस प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो इनके द्वारा 1969 में एक प्लान दिया था जिसमें ये था कि भाई जो भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा असिस्टेंस देनी चाहिए, और स्टेट्स का जो खर्चा होता है उस खर्चे को हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। फिर इसको अपडेट किया जाता है 1990s में, तो ये बन गया फिर गाडगिल मुखर्जी फार्मूला। और इसमें ये था कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले जो स्टेट्स हैं, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले जो स्टेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा असिस्टेंस देने की ज़रूरत है, ठीक है। पर आप देखोगे कि 14th फाइनेंस कमीशन ने एक तो ये काम बंद कर दिया कि बोला स्पेशल स्टेट कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स की अभी कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ है भी, तो ये गिने चुने स्टेट्स हैं आपके पास में, नॉर्थ ईस्ट वाले और ये आपके 3 हिली एरियाज़ वाले, जिसमें जम्मू कश्मीर का केस आपको क्लियर हो ही गया, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इस बारे में। तो यहाँ पर क्या प्रोविज़न हो गया था कि जो टैक्स में से हिस्सेदारी बनती है, ध्यान से सुनना, टैक्स में से जो हिस्सेदारी बनती है स्टेट्स की, वो ये कह के बोल दिया कि भाई पहले आपको 30% के लगभग टैक्स डेवोल्यूशन मिलता था। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितना पैसा आता है टैक्सेशन के आधार पर, उसमें से 30% हिस्सा ही स्टेट्स को मिला करता था। अब क्या बोल दिया 15th फाइनेंस कमीशन ने, क्या बोल दिया कि 30 की बजाय आप 42% टैक्स डेवोल्यूशन करो। आई बात, 30-32 की बजाय आप 42% हिस्सा दो स्टेट्स को। इसका मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 42% हिस्सेदारी दे दी स्टेट्स की। बोले जब 42% कर दी तो बोले अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए बाकी दूसरे स्टेट्स को आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो नॉर्थ ईस्ट के और ये हिली टेरेन वाले स्टेट्स हैं, इनकी तो देखो मजबूरियां हैं, यहाँ पर ट्राइबल लोग भी बहुत सारे रहते हैं, यहाँ पर आप देखो कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी हैं, तो इनको तो देखो असिस्टेंस देती रहनी है। तो कुल मिलाकर के ये आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, बाकी स्टेटस वाले स्टेट्स हैं, और बाकी स्टेट्स अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए दरवाजा है बंद। कारण क्या है कि भाई सीधी बात है कि आप लोगों के लिए जो हिस्सेदारी आती है वो 42% की रिकमेंडेशन दी आपके 15th फाइनेंस कमीशन ने, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जो इंप्लीमेंट किया वो कितना परसेंट किया, 41%। ये ध्यान रख लेना, 42% की रिकमेंडेशन दी थी 15th फाइनेंस कमीशन ने कि जितना हिस्सा आ रहा है उसका 42% स्टेट्स में बांटो आप, राइट। बट एक्चुअल में गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया तो कितना किया, 41%। ध्यान रखना ये, ओके। तो बोले आप लोगों को जब हिस्सेदारी इतनी मिल रही है तो अब कहाँ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो स्टेट्स आ जाते हैं ना, उन लोगों को बेनिफिट ये मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम चलाई जा रही है और वो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। आपको पता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 तरीके की स्कीम रन कराती है, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेक्टर में तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100% खर्चा अफोर्ड किया जाता है। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, हिस्सेदारी होती है स्टेट्स की भी। तो अगर आप स्पेशल कैटेगराइज स्टेट में आ रहे हो तो आपको केवल जितना खर्चा उस स्कीम में लग रहा है उसका केवल 10% ही देना पड़ेगा, 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। अब बताओ कौन स्टेट नहीं आना चाहेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर में, आना चाहेगा ना। बट वही चीज़ है कि ये अभी कन्फाइनमेंट हो गया है नॉर्थ ईस्ट के और इन 3 हिली स्टेट, जिसमें जम्मू कश्मीर को आप हटा दो क्योंकि यूटी हो चुका है वो। इसके अलावा नॉर्मल जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है तो वो 60-40 या 80-20 के रेशियो में इंप्लीमेंट होता है। इसका मतलब बाकी जो आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में नॉर्मल स्टेट्स को ज़्यादा पैसा अलोकेट करने की ज़रूरत होती है अपने हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स हैं उनको कर्जे में भी आराम मिलता है और डेट स्वैपिंग का ऑप्शन भी रहता है कि मान लो कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट में इंप्लीमेंट हो रहा है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपनी तरफ से जो फंडिंग डालनी थी वो डाल दी, पर वो फंडिंग डालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लिया था कर्जा। अब वो कर्जा जो है वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है स्टेट, वो स्टेट की जो सरकार है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट उस कर्जे के भी बर्डन को बियर कर लेगी। पर वो बात अलग है कि उस प्रोजेक्ट में फिर हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ेगी क्योंकि कर्जे का बोझ उठा रही है। इसको बोलते हैं डेट स्वैपिंग। तो इस तरीके के कई बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वालों को। बट यस, गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला में जो 15th फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे जो चेंज आए, जिसके चलते अभी ये लिस्ट मोर और लेस एकदम पैक कर रखी है नॉर्थ ईस्ट और हिली टेरेन वाले स्टेट्स के लिए। नहीं तो क्या है, बिहार भी एप्लीकेशन लगा रहा है, आंध्र प्रदेश है वो भी एप्लीकेशन लगा रहा है, तेलंगाना भी लाइन में है। तो ऐसे तो बोला सभी स्पेशल स्टेटस में आ जाओगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बियर करेगी सबका बर्डन। तो वो चीज़ फिर बाद में अभी बंद कर रखी है।
तो मोर और लेस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है और किन किन को अभी ये मिला हुआ है। ठीक है, तो देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो सेंटर स्टेट रिलेशन या फेडरेशन की हम बात कर रहे थे उसमें इतना ही है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।